हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में देखेंगे क्लास 12 के फिजिक्स का महा मैराथन का दूसरा क्लास। और इसके पहले हम एगो वीडियो डाल चुके हैं, तो उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। वहां से आप लोग जाकर वीडियो को पूरा देख लीजिएगा, क्योंकि आपके इंटर फाइनल बोर्ड परीक्षा में जितना सब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे ना, सभी प्रश्न यहीं से रहेंगे। बस आप लोग वीडियो को पूरा देखिए और चैनल को आप लोग अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग को मिलता रहे। और वीडियो को आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। अभी आप लोग फिजिक्स का 29 नंबर क्वेश्चन देखिएगा ना, जो आपके एग्जाम के लिए ना एकदम वायरल क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपके 2 नंबर या 5 नंबर में गारंटी है कि आएगा। इसको आप लोग याद रखिएगा। तो क्वेश्चन है ना, लेंज का नियम लिखे, लेंज का नियम लिखे। तो लेंज का नियम आप लोग लिखिएगा। लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत पर आधारित है। इस नियम के अनुसार विद्युत चुंबकीय प्रेरणा के कारण किसी परिपथ में उत्पन्न धारा की दिशा इस प्रकार होती है कि वह उस कारण का ही विरोध करता है जिसके कारण स्वयं उत्पन्न होता है। लेंज का जो नियम है ना, ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत पर आधारित है। इस नियम के अनुसार विद्युत चुंबकीय प्रेरणा के कारण किसी परिपथ में उत्पन्न धारा की दिशा इस प्रकार होती है कि वह उस कारण का ही विरोध करता है जिसके कारण स्वयं उत्पन्न होता है। इसी को लेंज का नियम कहा जाता है। ये आपके एग्जाम के लिए एकदम VVI क्वेश्चन है, इसको आप लोग याद रखिएगा। लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत पर आधारित है। इस नियम के अनुसार विद्युत चुंबकीय प्रेरणा के कारण किसी परिपथ में उत्पन्न धारा की दिशा इस प्रकार होती है कि वह उस कारण का ही विरोध करता है जिसके कारण स्वयं उत्पन्न होता है। इसी को लेंज का नियम कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है ना, 30 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन कह रहा है, ट्रांसफार्मर क्या है, इसकी दक्षता से क्या समझते हैं। ट्रांसफार्मर क्या है, इसकी दक्षता से क्या समझते हैं। तो ट्रांसफार्मर है ना, यह एक अन्योन प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित एक ऐसी युक्ति है जिसमें प्रत्यावर्ती धारा के विभव को कम या अधिक किया जाता है। ट्रांसफार्मर के द्वारा हम लोग AC यानी प्रत्यावर्ती धारा को कम या अधिक कर सकते हैं। AC को हिंदी में क्या बोला जाता है, प्रत्यावर्ती धारा, अल्टरनेटिंग करंट। तो ट्रांसफार्मर के द्वारा हम लोग क्या करते हैं, तो प्रत्यावर्ती धारा के विभव को कम या अधिक कर सकते हैं। ट्रांसफार्मर केवल प्रत्यावर्ती धारा या विभव को ही परिवर्तित करने के काम आता है। ट्रांसफार्मर होता है ना, केवल प्रत्यावर्ती धारा के विभव को कम या अधिक करने के काम में आता है। यह डिस्ट धारा के विभव के परिवर्तन में कोई काम नहीं करता है। डिस्ट धारा के परिवर्तन में कोई काम नहीं करता है। तो ट्रांसफार्मर का आप लोग याद रखिएगा, यह केवल प्रत्यावर्ती धारा के विभव को कम या अधिक कर सकता है या उसे परिवर्तित कर सकता है। इसी को ट्रांसफार्मर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है ना, 31 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। परमाणु के बोर मॉडल की 2 कमियां लिखे। परमाणु के बोर मॉडल की 2 कमी लिखना है। तो सबसे पहले आप लोग लिखिएगा, परमाणु के बोर मॉडल की निम्नलिखित कमियां हैं। परमाणु के बोर मॉडल की निम्नलिखित कमियां हैं। पहला कमी आप लोग लिखिएगा, किसी तत्व के विभिन्न स्पेक्ट्रम रेखाओं का तीव्रता का अंतर का कारण इस सिद्धांत द्वारा नहीं समझाया जा सकता है। किसी तत्व के विभिन्न स्पेक्ट्रम रेखाओं की तीव्रता का जो डिफरेंस यानी अंतर होता है, उसका जो कारण होता है ना, इस सिद्धांत द्वारा हम लोग नहीं समझा सकते हैं। दूसरा आप लोग लिखिएगा, यह सिद्धांत केवल एक इलेक्ट्रॉन वाले परमाणु जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम आदि के स्पेक्ट्रम की व्याख्या कर सकता है। परमाणु के बोर मॉडल की जो कमियां है ना, तो पहला कमी आप लोग लिखिएगा, किसी तत्व के विभिन्न स्पेक्ट्रम रेखाओं का तीव्रता का अंतर का कारण इस सिद्धांत द्वारा नहीं समझाया जा सकता है। दूसरा आप लोग लिखिएगा, यह सिद्धांत केवल एक इलेक्ट्रॉन वाले परमाणु जैसा हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम आदि के स्पेक्ट्रम की व्याख्या कर सकता है, लेकिन जटिल परमाणु स्पेक्ट्रम की व्याख्या नहीं कर सकता है। यही इसकी कमी है। तो इसको आप लोग 2 कमी को याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है ना, 32 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 32 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, प्राथमिक और द्वितीय इंद्रधनुष में अंतर स्पष्ट करें। प्राथमिक और द्वितीय इंद्रधनुष में अंतर बताना है। तो जब भी आप लोग को अंतर लिखना होगा, तो एक बगल लिखिएगा प्राथमिक इंद्रधनुष और दूसरा बगल लिखिएगा द्वितीय इंद्रधनुष। प्राथमिक इंद्रधनुष में पहला अंतर आप लोग लिखिएगा ना, यह 36 तल से 41 डिग्री कोण पर बनता है तथा इसका कोणीय चौड़ाई 2 डिग्री होता है।
प्राथमिक इंद्रधनुष होता है ना, यह 36 तल से 41 डिग्री के कोण पर बनता है और इसका जो कोणीय चौड़ाई होता है वह 2 डिग्री यानी 2 एंगस्ट्रॉम इसको बोला जाता है, 2 एंगस्ट्रॉम होता है। और द्वितीय इंद्रधनुष में लिखिएगा, यह 36 तल से 51 डिग्री के कोण पर बनता है और इसका जो कोणीय चौड़ाई होता है वह 3 एंगस्ट्रॉम होता है। द्वितीय इंद्रधनुष क्या होता है, तो यह 36 तल से 51 डिग्री के कोण पर बनता है और इसका कोणीय चौड़ाई 3 डिग्री होता है। दूसरा अंतर आप लोग इसमें लिखिएगा, इसमें ऊपर कलर रेड यानी ऊपर वाला जो रंग होता है वह रेड कलर का, जबकि डाउन कलर वायलेट यानी बैगनी कलर का होता है। प्राथमिक इंद्रधनुष में जो ऊपर का कलर होता है वह रेड कलर होता है और नीचे का कलर कैसा होता है, तो वायलेट यानी बैगनी कलर होता है। और इसमें आप लोग लिखिएगा ना, इसमें ऊपर कलर वायलेट और डाउन कलर रेड होता है। इसमें क्या होता है, जो ऊपर का कलर होता है वह वायलेट होता है यानी बैगनी कलर और जो डाउन कलर होता है वह रेड यानी लाल होता है। तीसरा अंतर लिखिएगा, यह एक बार TIR तथा 2 बार अपवर्तन से बनता है। प्राथमिक इंद्रधनुष होता है ना, यह एक बार TIR तथा 2 बार अपवर्तन से बनता है और द्वितीय इंद्रधनुष का होता है, तो यह 2 बार TIR और 2 बार अपवर्तन से बनता है। इसको आप लोग याद रखिएगा, ये 2 बार अपवर्तन और 2 बार TIR के क्रिया से बनता है और यह एक बार TIR तथा 2 बार अपवर्तन से बनता है। अगला क्वेश्चन है ना 33 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, आधार बैंड से क्या समझते हैं। आधार बैंड से क्या समझते हैं, किसी सिग्नल स्रोत से प्रेषित सिग्नल में आवृत्ति बैंड को आधार बैंड कहा जाता है। किसी सिग्नल स्रोत से प्रेषित सिग्नल में आवृत्ति बैंड को ही आधार बैंड कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है ना 34 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, बैंड की चौड़ाई क्या है। बैंड की चौड़ाई क्या है, किसी सिग्नल में अधिकतम तथा न्यूनतम आवृत्तियों के अंतर को बैंड की चौड़ाई कहा जाता है। किसी सिग्नल में ना अधिकतम तथा न्यूनतम आवृत्ति का जो अंतर यानी डिफरेंस होता है उसी को बैंड की चौड़ाई कहा जाता है। तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा, किसी सिग्नल में अधिकतम तथा न्यूनतम आवृत्तियों के अंतर को बैंड की चौड़ाई कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है ना 35 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, विद्युत हीटर में जिस तार का व्यवहार किया जाता है वह कौन सा तार होता है। विद्युत हीटर में हम लोग किस तार का व्यवहार करते हैं, तो नाइक्रोम का। किसका किया जाता है, तो नाइक्रोम का किया जाता है। आपके ऑब्जेक्टिव के लिए VVI क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है ना 36 नंबर क्वेश्चन आप लोग देखिएगा, ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए एकदम VVI क्वेश्चन है, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100% आएगा, तो इसको आप लोग याद रखिएगा। क्वेश्चन कह रहा है ना, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन क्या है, इसकी शर्तें क्या होती है। पूर्ण आंतरिक परिवर्तन क्या है और इसका शर्त लिखना है। तो आप लोग लिखिएगा, जब कोई प्रकाश की किरणें क्रांति कोण से अधिक कोण पर पड़ती है तो वह दूसरे माध्यम में न जाकर वापस उसी माध्यम में आ जाती है। इसी घटना को TIR यानी पूर्ण आंतरिक परिवर्तन कहते हैं। सबसे पहले आप लोग लिखिएगा, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन क्या है, तो जब कोई प्रकाश की किरणें क्रांति कोण से अधिक कोण पर पड़ती है तो वह दूसरे माध्यम में न जाकर वापस उसी माध्यम में लौट आती है। इसी घटना को TIR यानी प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परिवर्तन कहते हैं। उसके बाद आप लोग लिखिएगा, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के शर्त। तो पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के निम्नलिखित 2 शर्त होता है। TIR को हिंदी में क्या बोला जाता है, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन। पहला शर्त लिखिएगा, क्रांति कोण से अधिक कोण होना चाहिए। क्रांति कोण से क्या होना चाहिए, अधिक कोण होना चाहिए। दूसरा आप लोग लिखिएगा, प्रकाश के सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाना चाहिए। प्रकाश को सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाना चाहिए, यही इसका शर्त है। अगला क्वेश्चन है ना 37 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, प्रकाश के विचलन एवं बर विक्षेपण में क्या अंतर है। प्रकाश के विचलन और बर विक्षेपण में क्या अंतर है। तो सबसे पहले आप लोग लिखिएगा, प्रकाश का विचलन। तो जब सूर्य को श्वेत प्रकाश को किसी प्रिज्म से होकर गुजरता है तो वह अपने मूल दिशा से जितने कोण पर विचलित होती है तो इसे प्रकाश का विचलन कहा जाता है। सबसे VVI परिभाषा है, जब सूर्य का श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म से होकर गुजरता है तो वह अपने मूल दिशा से जितने कोण पर विचलित होता है ना उसी को प्रकाश का विचलन कहा जाता है। जब सूर्य का श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म से होकर गुजरता है तो वह अपने मूल दिशा से जितने कोण पर विचलित होता है तो उसे प्रकाश का विचलन कहा जाता है।
उसके बाद आप लोग लिखिएगा प्रकाश का बौर विक्षेपण क्या है। प्रकाश का बौर विक्षेपण, जब सूर्य का श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म से गुजरता है तो वह 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। इसी घटना को प्रकाश का बौर विक्षेपण कहते हैं। जब सूर्य का श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म से होकर गुजरता है तो वह 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। इसी घटना को प्रकाश का बौर विक्षेपण कहते हैं। तो इसको आप लोग याद रखिएगा, प्रकाश का क्या है, विचलन, और प्रकाश का बौर विक्षेपण। अगला क्वेश्चन है 38 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सेमीकंडक्टर किसे कहते हैं। सेमीकंडक्टर यानी अर्धचालक किसे कहते हैं। वैसा पदार्थ जिनकी चालकता अथवा प्रतिरोधकता चालक और अचालक के बीच हो उसे अर्धचालक कहा जाता है। वैसा पदार्थ जिनकी चालकता अथवा प्रतिरोधकता चालक और अचालक के बीच में हो उसे अर्धचालक यानी सेमीकंडक्टर कहा जाता है। जैसे में आप लोग देखिएगा सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया, ये सब का है तो सेमीकंडक्टर का एग्जाम्पल यानी उदाहरण है। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 39 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, नाभिकीय रिएक्टर में मंडक, शीतलक एवं नियंत्रण छड़ का उपयोग बताएं। नाभिकीय रिएक्टर में मंडक, शीतलक और नियंत्रण छड़ का उपयोग बताना है। ये क्वेश्चन गारंटी है आपके एग्जाम के लिए, वायरल क्वेश्चन है, 5 नंबर में क्वेश्चन गारंटी है कि आएगा। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। सबसे पहले नाभिकीय रिएक्टर में मंडक, शीतलक एवं नियंत्रण छड़ का उपयोग है, यह निम्नलिखित है। क्या है, निम्नलिखित है। सबसे पहले आप लोग मंडक का उपयोग लिखिएगा। तो इसका उपयोग तीव्र न्यूट्रॉनों के गति को मंद यानी ढीला करने के लिए किया जाता है। मंडक के रूप में भारी जल ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है। मंडक का उपयोग हम लोग तीव्र न्यूट्रॉनों के गति को मंद यानी ढीला करने के लिए किया जाता है। मंडक के रूप में भारी जल ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है। दूसरा आप लोग लिखिएगा शीतलता। शीतलता का उपयोग लिखिएगा, नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया में उत्पन्न ऊष्मा को अवशोषित करने के लिए शीतलक का उपयोग किया जाता है। शीतलक का उपयोग कब करते हैं तो नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया में उत्पन्न ऊष्मा को अवशोषित करने के लिए शीतलक का उपयोग किया जाता है। नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया में उत्पन्न ऊष्मा को अवशोषित करने के लिए किसका उपयोग करते हैं तो शीतलक का उपयोग किया जाता है। तीसरा आप लोग लिखिएगा, तीसरा लिखिएगा नियंत्रक छड़। नियंत्रक छड़ के बारे में लिखिएगा, नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया के फलस्वरूप उत्पन्न न्यूट्रॉनों को अवशोषण के लिए नियंत्रक छड़ का उपयोग किया जाता है। नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया के फलस्वरूप उत्पन्न जो न्यूट्रॉन होते हैं उसको अवशोषण करने के लिए नियंत्रक छड़ का उपयोग किया जाता है। तो आप लोग इसको याद रखिएगा, ये नाभिकीय रिएक्टर में मंडक, शीतलक और नियंत्रक छड़ का उपयोग है। तो तीनों को आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 40 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आयनीकरण ऊर्जा किसे कहते हैं। आयनीकरण ऊर्जा किसे कहते हैं। किसी परमाणु में से एक इलेक्ट्रॉन को अलग करने के लिए आवश्यक ऊर्जा को परमाणु का आयनीकरण ऊर्जा कहते हैं। किसी परमाणु में से एक इलेक्ट्रॉन को अलग करने के लिए आवश्यक जो ऊर्जा होता है उसी को आयनीकरण ऊर्जा कहा जाता है। किसी परमाणु में से एक इलेक्ट्रॉन को अलग किया जाता है ना, तो उसके लिए जो आवश्यक ऊर्जा होता है उसी को परमाणु का आयनीकरण ऊर्जा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है 42 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, हीरा का अपवर्तनांक होता है। हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है तो 2.42। हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है 2.42। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 42 नंबर क्वेश्चन कर रहा है बोर के अस्थायी कक्षा से क्या समझते हैं। बोर के अस्थायी कक्षा से क्या समझते हैं। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वृत्तीय कक्षाओं में घूमता है। इन कक्षाओं में घूमने वाला इलेक्ट्रॉन विकिरण उत्पन्न नहीं करते हैं। इन्हीं कक्षाओं को अस्थायी कक्षाएं कहते हैं। बोर का जो अस्थायी कक्षा होता है ना, तो इसको आप लोग ध्यान से समझिएगा। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वृत्तीय कक्षाओं में घूमता है। इन कक्षाओं में घूमने वाला जो इलेक्ट्रॉन होता है ना, वह विकिरण को उत्पन्न नहीं करता है, इसीलिए इन कक्षाओं को अस्थायी कक्षाएं कहते हैं। अगला क्वेश्चन है 43 नंबर क्वेश्चन कर रहा है प्रकाश के विवर्तन से क्या समझते हैं। प्रकाश के विवर्तन से क्या समझते हैं। जब प्रकाश किसी तीखी कोर या संकीर्ण कोर के अवरोधक से टकराता है तो वह छाया के क्षेत्र में प्रवेश कर जाता है। इसी घटना को प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। जब प्रकाश किसी तीखी कोर या संकीर्ण कोर के अवरोधक से टकराता है तो वह छाया के क्षेत्र में प्रवेश कर जाता है। इसी घटना को प्रकाश का विवर्तन कहते हैं।
अगला क्वेश्चन है ना 44 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, आवेश संरक्षण सिद्धांत क्या है? आवेश संरक्षण सिद्धांत क्या है? आवेश संरक्षण के अनुसार आवेश का न तो निर्माण होता है और ना ही इसका विनाश होता है, जबकि एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित होता है। आवेश संरक्षण का जो सिद्धांत होता है इसके अनुसार आवेश का न तो निर्माण होता है और ना ही इसका विनाश किया जा सकता है, जबकि एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित कर सकते हैं। इसी को आवेश संरक्षण का सिद्धांत कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है ना 45 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, NAND द्वारक को समझाए। NAND द्वारक को समझाए। नॉट तथा AND गेट से मिलकर बने हुए लॉजिक गेट को NAND गेट कहते हैं। नॉट तथा AND गेट से मिलकर बने हुए लॉजिक गेट को NAND गेट कहते हैं। इसमें दो या दो से अधिक इनपुट हो सकता है लेकिन केवल एक ही होता है। इसमें न दो या दो से अधिक इनपुट हो सकता है लेकिन केवल एक ही होता है। और यह किससे मिलकर बना होता है? नॉट तथा AND गेट से मिलकर बना होता है। और इसका सूत्र क्या होता है? A इंटू बी बराबर वाई। A इंटू बी बराबर वाई। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। आप लोग का फिजिक्स का लगभग 45 को क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। और इसके पहले ये वो वीडियो है तो उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, वहां से आप लोग जाकर वीडियो को पूरा देख लीजिएगा। और आपके एग्जाम में जितना प्रश्न आएंगे ना 100% की गारंटी है, सभी प्रश्न यहीं से रहेंगे। बस आप लोग महा मैराथन क्लास का वीडियो पूरा देखिए और वीडियो को आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। और चैनल को आप लोग अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और टेलीग्राम में आप लोग जुड़ जाइएगा, उसमें आप लोग का पूरा PDF फ्री में मिलेगा। और वीडियो को आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए।